नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो चलिए इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे संविधान की आत्मा, कुंजी और यहाँ तक कि पहचान पत्र तक कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ भारी भरकम शब्द है? नहीं, इनके पीछे ना एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि ये प्रस्तावना आखिर इतनी खास है क्यों। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं कि भाई ये प्रस्तावना असल में है क्या और हमारे देश के लिए इसके मायने क्या हैं। इसको ना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो पूरे संविधान का सार है, एक तरह से कहें तो उसका निचोड़। मतलब अगर संविधान एक बहुत बड़ी किताब है तो प्रस्तावना उसका वो पहला पन्ना है जो पूरी कहानी की झलक दे देता है। तो फिर अगला सवाल मन में आता है कि ये इतने शक्तिशाली शब्द ये आए कहाँ से। इनका भी ना अपना एक पूरा ऐतिहासिक सफर है। चलिए उस सफर पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1946 में। तब जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये एक तरह का सपना था, एक विजन कि आज़ाद भारत दिखेगा कैसा। फिर 1947 में संविधान सभा ने इस सपने को अपनाया। 1949 में इसे संविधान का हिस्सा बना लिया गया और आखिरकार 1950 में ये पूरे देश के लिए एक हकीकत बन गया। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जानते हैं, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो आइडिया लिया गया अमेरिका के संविधान से, लेकिन इसकी जो खूबसूरत भाषा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को हमारे संविधान में एक साथ पिरोया गया। तो चलिए अब जरा उन शब्दों पर गौर करते हैं जो भारत के लोगों से किया गया एक पवित्र वादा है। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी शक्तिशाली है। हम भारत के लोग, पहले ही वाक्य में साफ कर दिया कि असली शक्ति जनता के हाथ में है। सच कहूं तो ये पूरा पैराग्राफ सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक राष्ट्र का संकल्प है, एक विजन है। इस पूरे शक्तिशाली संदेश को ना हम आसानी से समझने के लिए 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ताकत का सोर्स कौन है? हम, भारत के लोग। दूसरा, भारत देश का नेचर कैसा होगा? तीसरा, इस संविधान का उद्देश्य, इसका मकसद क्या है? और चौथा, इसे अपनाया कब गया? अब प्रस्तावना को अगर सच में समझना है तो इसके कुछ सबसे जरूरी शब्दों का मतलब जानना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हो या बाहर के। कोई दूसरा देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। हम अपने मालिक खुद हैं। इसके बाद आता है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। इसका लक्ष्य यह है कि देश की संपत्ति का फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही न सिमट जाए, बल्कि कोशिश ये हो कि समाज में आर्थिक बराबरी आए, जिससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो सके। फिर आता है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। और सच में ये भारत की खूबसूरती है। इसका मतलब है कि सरकार का, यानी स्टेट का, अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और सरकार सबको एक जैसा सम्मान और सुरक्षा देगी। अगला शब्द है लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक। मतलब सीधा है, असली मालिक जनता है। लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और वही सरकार फिर लोगों के लिए काम करती है। सिंपल। और आखिर में गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो सबसे ऊंचा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो वंशानुगत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी राजा या रानी का बेटा या बेटी ही उस पर बैठेगा। नहीं, ये पद चुनाव से भरा जाता है और थ्योरेटिकली कोई भी भारतीय नागरिक इस पद तक पहुंच सकता है। तो ये थे देश के नेचर की बात करने वाले शब्द। अब आते हैं उन 4 स्तंभों पर जो प्रस्तावना का दिल है। ये हर नागरिक से किए गए वादे हैं। वादा है न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वादा है स्वतंत्रता का, सोचने, बोलने और अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। वादा है समता का, यानी सबको बराबर का दर्जा और मौका मिलेगा। और आखिर में वादा है बंधुता का, यानी हम सब भाईचारे से रहेंगे, जिससे हर एक इंसान का सम्मान हो और देश की एकता बनी रहे। अच्छा, एक सवाल और, क्या प्रस्तावना कोई पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता?
तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज जो समय के साथ बदला भी है और अदालतों ने समय समय पर इसकी व्याख्या भी की है। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि 75 से भी ज्यादा सालों में प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है, जस्ट वंस। ये इकलौता बदलाव हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। उस वक्त देश के जो सामाजिक और राजनीतिक हालात थे, उन्हें देखते हुए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन एक बड़ा सवाल जो सालों तक कानूनी गलियारों में गूंजता रहा, वो ये था कि क्या प्रस्तावना वाकई संविधान का हिस्सा है या ये सिर्फ एक खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन है। इस बड़ी पहेली को आखिरकार 1973 में एक ऐतिहासिक केस ने सुलझाया, केशवानंद भारती केस। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम साफ और सीधा था। कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। बस इस एक फैसले ने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि प्रस्तावना महज एक परिचय नहीं बल्कि सही मायनों में संविधान की आत्मा है। लेकिन रुकिए, अदालत ने एक और बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रस्तावना में बदलाव तो कर सकते हैं, पर इसके मूल ढांचे को यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। इसको ऐसे समझिए कि आप घर को पेंट तो कर सकते हैं पर उसकी नींव नहीं तोड़ सकते। संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी रक्षा तो हर हाल में करनी ही होगी। तो कुल मिलाके प्रस्तावना एक गाइडिंग स्टार की तरह है, एक दिशा सूचक। जब भी कभी देश किसी मुश्किल में फंसता है या रास्ता भटकता हुआ सा लगता है तो ये उस ध्रुव तारे की तरह है जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। और यहीं पर ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस तेजी से बदलते हुए भारत में प्रस्तावना के ये महान आदर्श कितने प्रासंगिक हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।